नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पुत्र मोह में दुनिया में तमाम किस्से हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया। राजपाट चले गए, वंश खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए। और हम लोगों ने तो हजारों साल से पढ़ा है। महाभारत की ओर अगर नज़र डालें तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने क्या किया, 100 पुत्र खो दिए, पूरा राजपाट चला गया, परिवार बिखर गया, हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुत्र मोह गया नहीं। भारतीय राजनीति में भी ये बुराई है और वंश डेमोक्रेसी होने के बावजूद वंशवादी राजनीति, और चूंकि इसकी नींव डाली गांधी नेहरू परिवार ने, सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े नेता वहाँ थे, तो सबने उसको अपनाया। जो सार्वजनिक जीवन में सबसे ऊंचे पद पर होता है उसकी नकल करते हैं लोग। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों को छोड़कर बाकी पार्टियों ने उसकी नकल की। तो वंशवादी राजनीति की जब मैं बात कर रहा हूं तो परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में फर्क समझिए, पहले भी बता चुका हूं। वंशवाद वो है जहां आपके जन्म प्रमाण पत्र से तय होता है कि पार्टी में या सरकार आने पर आपका पद क्या होगा, आपकी हैसियत क्या होगी, ये आपके जन्म से तय होता है। परिवारवाद अलग चीज़ है कि परिवार में एक कोई परिवार का सदस्य जो है राजनीति में है तो दूसरे सदस्य आ गए, वो एक अलग चीज़ है। उनका पद नहीं तय होता उनके परिवार के हिसाब से। तो आज मैं बात कर रहा हूँ फिर से उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की। पुत्र मोह में मुलायम सिंह यादव ने 2012 में, जब उनको जीवन में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला उनकी पार्टी को, तो मुख्यमंत्री का पद अपने बेटे को सौंप दिया। परिवार में दरार की नींव वहीं से पड़ी, शुरुआत वहीं से हो गई, और पार्टी के बाकी लोगों को मैसेज चला गया कि कौन पार्टी में सर्वे सर्वा होगा, प्रमुख होगा, ये जन्म से तय होगा, ये इसी परिवार से तय होगा, और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी होंगे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि वो एक अभिभावक की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वो भी उनकी स्थिति रह नहीं पाई। 2016-17 आते आते बेटे ने पिता को किनारे लगा दिया। चाचा परिवार और पार्टी दोनों से बाहर चले गए। तो अब स्थिति ये है कि 5 सालों का राज अखिलेश यादव का, और लगभग अब 5 साल होने ही जा रहे हैं विपक्ष में उनकी भूमिका। अब ये तय करना मुश्किल है कि उनकी परफॉर्मेंस सरकार में रहते हुए खराब थी ज़्यादा या विपक्ष में रहते हुए। अभी तो लग रहा है कि विपक्ष में रहते हुए ज़्यादा खराब, क्योंकि सरकार में आप रहते हैं तो एक पूरा तंत्र रहता है, वो काम करता रहता है। आप कुछ ना कर रहे हो तभी कुछ न कुछ तो होता रहता है। पार्टी में ऐसा नहीं होता। पार्टी में कार्यकर्ता नेता की ओर देखता है। नेता सड़क पर उतरता है पसीना बहाने के लिए, तो कार्यकर्ता खून बहाने को तैयार हो जाता है, लाठी खाने को तैयार हो जाता है, जेल जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन नेता अगर घर में बैठा रहे तो फिर कार्यकर्ता भी निकलता नहीं है। निकलता भी है अगर कभी तो बेमन से निकलता है। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा है। कहा यह जाता है कि राजनीति में विरोधी जो है वो दुश्मन नहीं होता, लेकिन हाल की घटना ने बताया कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का परिवार ऐसा मानता है कि जो राजनीतिक विरोधी है वो दुश्मन होता है। और कहा यह भी जाता है कि आदमी की मौत के बाद लोग दुश्मनी की बात भूल जाते हैं या किनारे रख देते हैं। ये भी नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन का। उनके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम दर्शन के लिए न तो मुलायम सिंह यादव गए न अखिलेश यादव गए। उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। उनके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया, एक तरह से सर्वदलीय शोक सभा थी, पार्टी की ओर से आयोजन नहीं था, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। फिर भी पिता पुत्र नहीं गए। बहुजन समाज पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा गए। तो क्यों नहीं गए? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के मुलायम सिंह यादव से एक मायने में बड़े नेता थे। बड़े नेता इसलिए थे
कि वो ऐसे नेता थे जिनके नेतृत्व को सवर्णों ने भी स्वीकार कर लिया था। मुलायम सिंह यादव ये नहीं कर पाए। तो मुलायम सिंह यादव या आप कहें अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुल राजनीति यादव मुस्लिम वोटों के आधार पर टिकी है। ये सिर्फ 2 ईंटें हैं, ये कोर वोट है। इसमें अभी कहीं बाहर से आने के किसी वोट के जुड़ने की संभावना बहुत कम लग रही है, हालांकि कोशिश बहुत हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से अलायंस की कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है क्या मतलब, वो भी तैयार हैं, ये भी तैयार है, तो अलायंस तो हो ही जाना है। पहले भी हो चुका है, 2017 में भी अलायंस था, 2019 में भी अलायंस था। लेकिन वहाँ समस्या 2013 का दंगा है। वहाँ जो जाट मुस्लिम एकता थी पहले, जो अलायंस बना हुआ था, वो टूट चुका है। और अखिलेश यादव के आते ही वो घाव जो है वो और हरा हो जाता है, वो दंगे की याद और ताज़ा हो जाती है। उसमें जयंत चौधरी को जो है कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं। अलायंस भले होगा, ठीक है, मुस्लिम वोट मिलेंगे, लेकिन उसके बदले उनको जाट वोटों का घाटा उठाना पड़ेगा। बात हो रही है मुस्लिम वोटों की। चिंता जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा इस समय मुस्लिम वोटों की है। अब उनकी चिंता बढ़ाने वाला एक और मुद्दा आ गया है। अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, तालिबान जो कर रहा है, उसको लेकर दुनिया भर में चिंता है कि इस सोच का मुकाबला कैसे किया जाए। ये सोच मानवता के खिलाफ है, ये सोच जो है मनुष्यता के खिलाफ है, ये सोच डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये कानून के राज के खिलाफ है। ये सोच, जहां भी ये सोच है वहां कानून का राज नहीं हो सकता है। ये लोगों के मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार के खिलाफ है। तो क्या समाजवादी पार्टी और उसके नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तालिबान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? अब आप कह सकते हैं कि ये दूसरे देश का मामला है कि वो समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, ये वो 2022 के चुनाव में क्यों बोलेंगे? बोलने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए कि जमात इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज होना चाहिए, एक स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया है कि दूसरे धर्म के लोग भी इसी रास्ते पर चलें। ये शुद्ध रूप से तालिबानी सोच है। भारत देश में एक संविधान है जो बताता है कि शैक्षणिक संस्थाएं कैसे चलेंगी, पुरुषों महिलाओं के अधिकार क्या होंगे। उसमें जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं, वो भारतीय संविधान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शरिया के हिसाब से चलेगा तो ये मानना पड़ेगा। तो एक बड़ा सवाल है देश के सामने कि देश शरिया से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा। और ये जवाब समाजवादी पार्टी सहित तमाम उन पार्टियों को देना होगा जो मौलाना अरशद मदनी उनके संगठन के समर्थक हैं, जो मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, जो बल्कि कहें कि मुसलमानों के वोट पर निर्भर हैं और इस कदर निर्भर हैं कि इसके लिए वो दूसरे समुदाय के लोगों पर गोली चलवाने को भी जायज़ ठहराते हैं। याद कीजिए मुलायम सिंह यादव का बयान, 1990 में कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई अयोध्या में और उसके लगभग 1.5-2 दशक बाद उसको जस्टिफाई किया फिर से और कहा क्या कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए गोली चलवाना ज़रूरी था, फिर ऐसा मौका आएगा तो फिर चलवाएंगे। तो अब जब आप इतनी दूर तक जा चुके हैं तो आप ये भी बताइए कि मौलाना अरशद मदनी के बयान पर आपकी क्या राय है। और जमात इस्लामी के एक और पदाधिकारी हैं, उनके लीगल सेल के अध्यक्ष हैं गुलजार साहब, नहीं वो लेखक कवि गुलजार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किस तरह के वकील हैं, कौन सी उन्होंने वकालत पढ़ी है, वो भी समर्थन कर रहे हैं। ये सब लोग मिलकर मुसलमानों में जो पैसे वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि पैसा दीजिए जिससे अलग स्कूल बनवाए जा सके।
तो ये तालिबानी सोच अफगानिस्तान में ही नहीं है, भारत में भी है। और अफसोस की बात यह है कि इस सोच के समर्थक भी यहाँ हैं, इसके पैरोकार भी हैं। जिन लोगों को मथुरा में मांस के व्यापार पर रोक लगाने की घोषणा से तकलीफ है, उनका तर्क है कि भाई इतनी फीसदी मुसलमान हैं, वो क्या खाएंगे। यानी कि मुसलमान अगर मांस नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, या वो कहते हैं कि भाई कौन क्या खाए उस पर उसका अधिकार है। निश्चित रूप से है, लेकिन दूसरों के भी तो अधिकार है। अधिकार एक तरफा थोड़े होता है, अधिकार तो हर नागरिक का है। जो भी भारत का नागरिक है उसको वही अधिकार है, किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम नहीं है। तो मौलाना अरशद मदनी का ये जो बयान है, ये आगे चलकर उन सभी दलों के लिए, उन सभी नेताओं के लिए समस्या पैदा करने वाला है जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं। उनको तय करना पड़ेगा कि वो इस तालिबानी सोच के साथ है या भारत के संविधान के साथ है। और हमको आपको इंतज़ार करना चाहिए इस बात का भी कि देश का कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा ऐसे बयान का। इससे छोटी छोटी बातों पर अदालतें स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसको अगर नज़रअंदाज किया गया तो वही परिस्थितियां बनेंगी जो विभाजन से पहले थी। उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और ये शिकायत आज की नहीं है, ये 19वीं सदी से ये शिकायत चली आ रही है मुसलमानों की। जब ये हिंदू मुस्लिम दंगे उस तरह से नहीं शुरू हुए थे, विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी शिकायत क्या थी कि हिंदू हमको दबा कर रखना चाहते हैं। उर्दू की को वो मान्यता नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, मुसलमानों को वैसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। स्वतंत्र भारत ने एक संविधान जो है उसको अपनाया है, उसमें हिंदू को भी वही अधिकार है, मुसलमान को भी है, ईसाई को भी है, सिख को भी है। सबको चलना तो उसी संविधान से पड़ेगा। जब तक हिंदुस्तान में शरिया का राज नहीं हो जाता, अगर कुछ लोगों को लगता है कि हो जाएगा, तब तक तो मानना ही पड़ेगा। तो अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में ये एक नया यक्ष प्रश्न है कि वो तालिबान के समर्थक हैं या विरोधी हैं। हालांकि उनके पिताजी को उनकी बड़ी चिंता है। उनके पास उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शिष्टाचारवश और निमंत्रण देने के लिए मिलने गए थे। कल्याण सिंह की शोक सभा के लिए निमंत्रण देने गए थे कि आप भी आइए। और आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा स्वतंत्र देव सिंह से। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सहयोगियों के साथ 325 विधायक हैं, उसके 403 में से। उसके प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आ जाओ, बहुत ऊपर जाओगे। अब आपको सुनकर इस पर हंसी भी आ सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता से ये बात कही। और गंभीरता से ये बात कही। अब सवाल ये है कि कौन पूछने जाए उनसे कि भाई ऊपर तो आपका बेटा भी नहीं जा पा रहा है, स्वतंत्र देव सिंह कैसे जाएंगे। और सबसे ऊपर की जगह तो पार्टी में पहले से रिजर्व है, वहाँ तो 100% रिजर्वेशन है। 0.1% भी गुंजाइश नहीं है कि कोई और जो है पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है या सरकार आने पर मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अखिलेश यादव का 10 साल का राजनीतिक कार्यकाल, उससे पहले वो सांसद थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2012 से और 2022 में जब चुनाव होंगे अभी 4-5 महीने बाद, तब इस बीच का आप देखिए तो वो लगातार उनका व्यवहार एक नौकरशाह की तरह है। ये बात मैं हालांकि पहले भी कह चुका हूं, लेकिन बार बार उनकी कार्यशैली से ये बात निकल कर आती है। वो लगता है किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। वो अब भी बोल रहे हैं। एक बार पहली बार बोला था तो मुझे लगा था शायद ऐसे ही जो है स्लिप ऑफ टंग होगी, बोलते बोलते निकल गया होगा कि 403 में से 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो अभी उन्होंने फिर इस बात को दोहराया। तो इससे लगता है कि उनको ये, उनके मन में ये बात बैठी हुई है।
तो दावा तो सब पार्टियां बड़ा बड़ा करती हैं चुनाव के समय, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दावा कुछ अपनी ताकत के अनुरूप भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि उनका कोर वोट खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। उसमें जुड़ेगा और कुछ कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन उनका जो कोर वोट है उसको लेकर वो अब उतने आश्वस्त नहीं है जैसा पहले थे। और ये जो मुद्दे, जैसे जैसे चुनाव की गतिविधियां बढ़ेंगी, चुनाव प्रचार बढ़ेगा, इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए, बोलने के लिए उन पर दबाव बढ़ता जाएगा। वो जमात इस्लामी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना साहस नहीं है उनमें कि उनके खिलाफ जा सके, लेकिन उनकी ये मजबूरी होगी कि उनके पक्ष में भी न दिखें, और ये होता नहीं। ख़ास तौर से जब स्थिति युद्ध की हो तो आपको एक पक्ष में होना होता है, तब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, तटस्थ नहीं हो सकते। और दिनकर जी ने लिखा है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ हैं उनका भी अपराध समय लिखेगा, लेकिन आपको जो युद्ध में हैं सीधे, वो तटस्थ कैसे हो सकते हैं? उनको तो एक पक्ष में खड़ा ही होना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी किस पक्ष में होगी? तालिबानी सोच के साथ या भारतीय संविधान के साथ? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।